आइए सुनते हैं आज की कहानी विदा। बारिश में डूबी हुई वो मुंबई की एक खूबसूरत शुक्रवार की शाम थी। चमचमाती सड़कें और रंग बिरंगी रोशनियां मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। दफ्तर की चारदीवारी के बाहर एक खूबसूरत दुनिया थी जिसका मैं हिस्सा बनना चाहती थी। अपना दिन का काम खत्म करके मैंने चैन की सांस ली और सोचा घर जाने का समय हो गया। मैंने अपना दफ्तर शाम के करीब 7:20 पर छोड़ा। अभी भी बूंदाबांदी हो रही थी। मैं खार रोड पर रेलवे स्टेशन की ओर जाती हुई अपना उस वक्त का सबसे पसंदीदा गाना बहारा सुन रही थी। रास्ते में मैंने अपनी रूम पार्टनर साक्षी को फोन किया और मैंने उसे बताया कि आधे घंटे में मैं घर पहुंच रही हूं। मैं स्टेशन पहुंची और चर्च गेट जाने वाली लोकल में फर्स्ट क्लास महिला डिब्बे में चढ़ गई। मुझे चलती ट्रेन में खड़ा होना अच्छा लगता था। बालों में लगती ठंडी हवा, चेहरे पर पड़ती बारिश की बूंदें और शुक्रवार की शाम में मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मन में छुट्टी में कुछ न कुछ करने की लिस्ट बनाते हुए एकाएक याद आया कि मुझे एक महत्वपूर्ण कॉल करनी थी। मुझे सार्वजनिक जगहों पर फोन पर बात करना अच्छा नहीं लगता था। मैंने एक पल के लिए सोचा अभी फोन नहीं करूंगी, घर पहुंचकर करूंगी। फिर मैंने अपना मन बदलते हुए अपनी दोस्त को फोन किया। उसने फोन नहीं उठाया और मैंने फोन काट दिया। जैसे ही मैं फोन को बैग में डालने वाली थी कि एक मैसेज आ गया। मैंने मैसेज को पढ़ने के लिए फोन खोला ही था कि अचानक से मैं ट्रेन के बाहर थी। मुझे लगा कि मृत्यु भी ऐसी ही लगती होगी। न ही मेरे जीवन के पलों की याद मेरे आंखों के सामने से गुजरी थी और न ही किसी चेहरे की याद। वो एक सादा खालीपन था, शून्य से भरा सागर। रेलवे ट्रैक के बीच में मैं सिर के बल जोर से गिरी और वो क्षण मुझे अनंत काल से भी लंबा लगा। मैं मरी नहीं थी। मुझे 1 मिनट से ज्यादा यह समझने में लगा कि मैं कहां थी। मैंने किसी को बिजली के खंभे से नीचे उतरते देखा, जो कि मेरा फोन लेकर ट्रक की तरफ दौड़ा। मैं होश में थी और मैंने भगवान को हर छोटी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। धीरे धीरे मैंने खड़े होने की कोशिश की, यद्यपि मेरा शरीर कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे आसपास किलोमीटरों तक केवल रेल की पटरियां ही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। बिजली के खंभे पर बैठे एक आदमी ने मुझे चलती ट्रेन से बाहर खींचा था। मैं गिर पड़ी थी पर मैं जिंदा थी। मैं खंभे और रेल की पटरियों से भिड़ने से बाल बाल बची थी। मेरा फोन खो चुका था और इसके साथ ही मेरे दुनिया से रिश्ता खो गया था। पर मेरा झोला मेरे साथ था। मेरा लैपटॉप वाला बैग ट्रेन में ही था, जो कि अब अपने गंतव्य तक पहुंच गया होगा। मैं भी अब तक घर पहुंच चुकी होती, पर मैं पटरियों पर पड़ी हुई थी, बिल्कुल अकेले। मैंने पिछली रात हुए कमला मिल रेप हादसे के बारे में याद किया और मैं डर गई। मुंबई अब सुरक्षित शहर नहीं रह गया था, जिसे अब मैं अपना घर कहने लगी थी। अब इसकी गलियों में भी दिल्ली की तरह खतरा पलने लगा था। डरते हुए मैंने रेलवे की पटरी पर चलना शुरू किया, क्योंकि ऐसे ही पटरी पर पड़े रहना अच्छा विचार नहीं था। जल्द ही मैंने दूर से एक ट्रेन आती देखी। कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण मैंने अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए, इस आशा के साथ कि ट्रेन मुझे देखकर रुक जाएगी। और ऐसा ही हुआ। ट्रेन के मोटरमैन ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, और मैंने टूटे फूटे शब्दों के साथ उसका जवाब दिया। उसने मुझे ट्रेन में बैठने को कहा। जब भी मैं उस पुराने वक्त को याद करती हूँ, मुझे याद नहीं आता कि ऐसा मैंने कैसे किया। मेरा शरीर थका हुआ था और दिमाग बंद था। मैं बांद्रा स्टेशन पर उतर गई और रेलवे पुलिस को खोए लैपटॉप बैग के बारे में सूचित किया। उन्होंने सहायता केंद्र को फोन किया और मुझे आश्वस्त किया कि बैग मिल जाएगा। मैं इन चीजों से छुटकारा पाना चाहती थी ताकि मैं घर जाकर गहरी नींद ले सकूं। उस वक्त मुझे अपने खोए फोन की कोई चिंता नहीं थी। तभी मुझे पता लगा कि जिस ट्रेन से मैं गिरी थी वो पहले ही बांद्रा स्टेशन पहुंच चुकी थी और उस ट्रेन के यात्रियों ने स्टेशन मास्टर को इस घटना के बारे में अवगत करा दिया था। पुलिस अधिकारी की एक टुकड़ी मुझे ढूंढने के लिए रेलवे ट्रैक पर जा चुकी थी। मुझे स्वीकारना होगा, उस घटना के दौरान मुझे अजीब तरह से खास महसूस हो रहा था। तब तक मुझे ऐसा लगता था कि यदि मैं एक दिन के लिए कहीं खो जाऊं तो मुझे कोई ढूंढने नहीं जाएगा। पर यहाँ कुछ अनजान लोग एक घायल गुमनाम महिला की सुरक्षा के लिए चिंतित हो रहे थे।
जब मैं अधिकारियों को पूरी कहानी बता रही थी तभी उन्हें खोजी दल द्वारा एक व्यग्र कॉल आई। उस कॉल द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें रेलवे ट्रैक पर कोई नहीं मिला। अब अधिकारियों को समझ आ गया कि मैं ही वो खोई हुई लड़की थी जिसकी वो तलाश कर रहे थे। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किसे फोन करना चाहती हूँ तो मैं भौचक्की रह गई। मेरे सभी दोस्तों के नंबर फोन के साथ ही खो गए थे। मुझे केवल अपने माता पिता का नंबर याद था और मैं उन्हें बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वे हजारों किलोमीटर दूर बैठे थे और इस घटना से उनका सुकून भरा जीवन उथल पुथल हो जाता। अचानक प्लेटफॉर्म पर हलचल होने लगी और मुझे समझ आ गया कि इस हलचल का कारण मैं हूं। कुछ पुलिस अधिकारी मुझे ढूंढते हुए आए। मुझे सुरक्षित गाड़ियों में पुलिस स्टेशन ले जाया गया। FIR लिखी गई। मेरा लैपटॉप बैग मुझे मिल गया और मेरी देखभाल के लिए एक महिला सिपाही और एक पुलिस अधिकारी मेरे निकट ही थे। फिर मुझे एक हॉस्पिटल ले जाया गया। उस क्षण मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक बाहरी होकर अपनी जिंदगी में झांक रही हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं केवल सरकारी कर्मचारियों को उनका काम करते देख रही थी। जब तक मैं डॉक्टर का इंतजार कर रही थी मैंने अपने झोले में किसी परिचित की जानकारी के लिए खोजबीन की, मगर सब निष्फल। मेरे पास कोई भी नंबर नहीं लिखा था। तभी मैंने पर्स की खोजबीन शुरू की। वहां मुझे पुराने बिजनेस कार्ड और किराने की दुकान वाले का नंबर मिला। अंततः मैंने अपना बिजनेस कार्ड निकाला और इस आशा के साथ ऑफिस का नंबर लगाया कि कोई वहां फोन उठाएगा। मैं सोच रही थी कि वे किसी को बुलाकर मुझे घर भिजवा देंगे। आश्चर्य से मेरे सहकर्मी ने फोन उठाया। रोते हुए मैंने उसे पूरी बात बताई और वो 2 और सहकर्मियों के साथ भागा भागा 15 मिनट में अस्पताल पहुंच गया। काफी जांचों, एक्सरे, स्नोग्राफी के बाद मुझे वापस पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्होंने मुझसे घर जाने को कहा। किसी तरह मैं घर पहुंच गई और बिस्तर पर पड़ते ही सो गई। उस रात जितना भी गलत हो सकता था हो गया। फिर भी सब सही हो गया। जख्मों में बहुत दर्द हो रहा था पर जिंदा बच जाने की खुशी भी थी। क्या कुछ हो सकने का झटका जितना ज्यादा था उससे बड़ी खुशी इस बात की थी क्या कुछ होने से बच गया। ब्रह्मांड ने मुझे जिस तरह से भी आशीर्वाद दिया था उसे तर्क से समझा नहीं जा सकता था। उस रात मेरे लिए दूसरा जन्म था। आखिरकार अभी मेरे जाने का समय नहीं हुआ था।